I love you. ये किसने लिखा? तुम तो वो ऑफिस के काम से चेन्नई गए थे ना? कोई चेन्नई बनने नहीं गया था। ये तो मेरा प्लान था तुम्हें सरप्राइज देने का। माय गॉड, तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है। ये सब तुमने लिखा है? Are you mad? Yes, yeah. I'm mad for you. और ये खून क्या? तुम्हारे लिए तो जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। हैप्पी वैलेंटाइंस डे जिया। ऋषभ, आजकल तेरे सारे जोक्स जो है ना पति पत्नी के ऊपर होते हैं। अब वक्त आ गया है, इसकी भी शादी करवा देनी चाहिए। हाँ ऋषभ, वैसे भी हमारे ग्रुप में तू ही एक सिर्फ कुंवारा बचा है। भाभी जी, शादी करने के लिए जिया जैसी खूबसूरत लड़की मिलनी भी तो चाहिए। क्या बात है यार। हाय फ्रेंड्स। कैसे हो? क्या बात है, बहुत मस्ती मार रहे हो? हैं? कब से इंतजार कर रहे हैं भाई तेरा यार। क्या बात है भाई, तुम लोग बड़ा हंस रहे थे? हैं? कुछ नहीं, हमेशा की तरह ऋषभ की शादी की बात चल रही थी। अच्छा, वैसे मैं भी ऋषभ के लिए लड़की ढूंढ रहा था, पर क्या करें, कोई भी लड़की से शादी नहीं करना चाहती। अरे भाई, कैसे करना चाहेगी अक्षित बाबू? जो लड़की मेरे लिए बनी थी उसको तो तू ले उड़ा। हाँ, दुनिया की सबसे खूबसूरत और हसीन लड़की जिया 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 जिया। ये ऋषभ भी ना कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। हाँ, लेकिन जिया भी तो उसी कंपनी एंजॉय करेंगे नहीं? चलो। अरे कहाँ? अभी तो पार्टी भी नहीं शुरू हुई। जिया चलो यहाँ। आराम से अक्षित, यू आर हर्टिंग मी। जिया, आर यू ओके? तुम्हारी कलाई पे लगा तुम्हें? ऋषभ, जिया मेरी बीवी है, यानी कि तुम्हारी भाभी, तो प्लीज अपने दायरे में रहो। दायरे से कौन बाहर जा रहा है यार? मैंने जिया की थोड़ी सी तारीफ ही की है ना। बेवजह नाराज हो रहे हो। चिल गाइस, व्हाट्स द प्रॉब्लम? कुछ नहीं यार, एज यूजुअल अक्षित जिया को लेकर ओवर पॉसेसिव हो रहा है। आइंदा जिस पार्टी में ऋषभ आए उसमें प्लीज मुझे मत बुलाना। रिलैक्स अक्षित, व्हाई आर यू ओवररिएक्टिंग? ऋषभ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। देखा देखा, जिया भी मेरी साइड ले रही है। क्यों झगड़ रहे आप लोग? देखिए, यहाँ पे झगड़ा मत कीजिए, हमारा रिसोर्ट का नाम खराब हो सकता है। लेकिन सर, हम झगड़ा नहीं कर रहे थे सर। बहस भी मत कीजिए, सारे मेहमान यहीं पे देख रहे हैं। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी सर। आई थिंक यू शुड एंजॉय द पार्टी। कम ऑन यार, एंजॉय। चलो अक्षित, मुझे और नहीं रुकना, घर चलो। नहीं, किसी और की वजह से हम अपनी शाम क्यों खराब करें? हम यहीं रुकेंगे। ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। बोलो। तुम बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करोगे? ठीक है। प्रॉमिस? जेंटलमैन प्रॉमिस। ये हुई ना बात। ग्रेट, कम ऑन गाइस, लेट्स डांस। इट्स वैलेंटाइंस डे। हैप्पी वैलेंटाइंस अगर आज इस ऋषभ का गेम ओवर नहीं किया तो मेरा नाम भी अक्षित नहीं। अक्षित, गाइस तुम लोगों ने कहीं अक्षित को देखा? अक्षित को तो हमने नहीं देखा, लेकिन हुआ क्या पता नहीं कहाँ चला गया। पता नहीं कहाँ चला गया का क्या मतलब है? रात को कमरे में था कि नहीं? नहीं प्राची, रात को तो वो कमरे में ही था, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो वो वहाँ नहीं था। अरे बाथरूम में नहाते नहाते सो गया होगा यार।
शुभम प्लीज, मैंने सबसे पहले बाथरूम में ही चेक किया था, वो वहाँ पर भी नहीं है। फिक्र मत कर, यही कहीं टहलने चला गया होगा, आ जाएगा। अरे यार तुम लोग बेकार में टेंशन ले रहे हो। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। चल के नाश्ता करें क्या? हाँ क्यों नहीं, चलो चलते हैं। तो चले यार। जिया, तुम भी हमारे साथ चलो ना। नहीं, तुम लोग जाओ, एक बार अक्षित मिल जाए, मैं उसी के साथ खा लूंगी। ठीक है। चलो यार। ये आवाज कैसी है? ये आवाज कहाँ से आई? रामू, रामू, क्या बात है? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? क्या बंद? साहब साहब क्या? वो लाश। लाश? हाँ। संभाल के। कम और इधर थोड़ा। छोड़ दो उसको। पानी की वजह से लाश अभी तक खुली नहीं है। मतलब ज्यादा देर तक लाश पानी में नहीं थी। लगता है किसी ने इसे पहले सर पे मारा, उसके बाद लाश को स्विमिंग पूल में फेंक दिया। देखिए, पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए, संभालिए अपने आप। सर इसकी बॉडी पे और कोई भी घाव के निशान नहीं, सिवाय सर की चोट के। ये भी हो सकता है कि सर की चोट की वजह से इसकी मौत हो गई है और उसके बाद पूल में फेंक दिया सर। वैसे अक्सर तो खूनी लाश को किसी ऐसी जगह पर छुपाते हैं जहां से लाश दिखाई ना दे, लेकिन इस खूनी ने लाश को खुलेआम स्विमिंग पूल में डाल दिया। मतलब ये चाहता था कि लाश हमें मिल जाए। आपने आखिरी बार अक्षित को कब देखा था? कल रात 12 बजे कहां पे देखा था? हमारे कमरे में, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो वो वहाँ थे ही नहीं। अच्छा, कमरे के अंदर सामान वगैरह बिखरा पड़ा था? मेरा मतलब है अक्षित का किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह कुछ हुआ था क्या? सब सामान अपनी जगह पर ही था और मुझे नहीं लगता कि कल रात उस कमरे में और कोई आया था। मतलब अक्षित खुद ही कमरे से बाहर चला गया? शायद। मगर जब वो कमरे से बाहर निकला तो आपको पता कैसे नहीं चला? बेड से कोई उठ के निकलता है तो नींद तो खुलती है ना। एक्चुअली मुझे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं दवाई खाकर सोती हूँ और मुझे इतनी गहरी नींद आती है कि कुछ पता नहीं चलता। अच्छा, किसी को शक है किसी पे? कौन कर सकता है ये? सर ये ऋषभ का ही काम हो सकता है। ऋषभ? कौन है ये ऋषभ? वो भी हमारा दोस्त है और अक्षित के साथ अक्सर उसका झगड़ा होता रहता था। और ये झगड़े किस बात को लेके होते थे? एक्चुअली ऋषभ अक्सर मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता था और अक्षित को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। ये ऋषभ है कहाँ पे? बुलाओ उसे। पता नहीं सर, सुबह से ऋषभ भी हमें कहीं नहीं दिखाई दिया सर। ऋषभ गायब है? आखिरी बार कब देखा था ऋषभ को? कल रात पार्टी में जब ऋषभ और अक्षित के बीच में झगड़ा हुआ था। और सर उसके बाद हम लोगों ने प्लान किया कि 12 से 1 के बीच हम लोग स्विमिंग करेंगे, पर ना ही ऋषभ आया और ना ही अक्षित आया सर। इसका मतलब है यहाँ जो कुछ भी हुआ रात 1 बजे के बाद हुआ है। अच्छा, ये ऋषभ दिखता कैसा है? उसका फोटो है किसी के पास? हाँ सर, रात को हम पार्टी की फोटो ले रहे थे, इनमें ऋषभ भी है। ये रहा सर। ये ऋषभ है। मैनेजर साहब, हम ऋषभ का कमरा देखना चाहते हैं। आइए सर, मैं दिखाता हूँ ऋषभ का कमरा। चलिए। सर, मैं अकेले में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए। आपके कान में कहना चाहता हूँ। मेरे कान में कहेंगे? सर ये लाश की बात होटल के बाहर जाने मत दीजिए सर, हमारा रिसोर्ट का इज्जत का सवाल है। मुझे लगा आप खूनी का नाम बताने वाले हैं। खूनी का नाम?
मुझे कैसे पता चलता सर? यहाँ पे आपके रिसोर्ट में एक आदमी का खून हुआ, तुम्हें अपने रिसोर्ट की इज्जत की पड़ी? हाँ? चलिए ऋषभ का कमरा दिखाइए। कमरे की हालत देखकर लगता है कि यहाँ पे हाथापाई हुई है। तो ये देखिए, शराब की बोतल और 2 ग्लासेस। ऋषभ ने यहाँ पे शराब पी है किसी के साथ। सर, ऋषभ का सामान और कपड़े यहीं पे पड़े सर। ऋषभ भागा नहीं है, यहीं पे होगा। या तो ऋषभ वापस आने वाला है या फिर इतनी जल्दी में भागा यहाँ से कि सामान ले जाना जरूरी नहीं समझा होगा उसने। खून सूख चुका है, कल रात का लगता है। सर ये खून कहीं अक्षत का तो नहीं? हो सकता है ऋषभ ने पहले अक्षित के सर पे किसी चीज से वार किया और फिर उसकी लाश को बाहर स्विमिंग पूल में डाल दिया। हाँ सोलंकी, पता चला अक्षित की मौत कैसे हुई? हेड इंजरी से हुई है बस। इसके सर पे जो घाव है वो इतना गहरा है कि इसी से इसकी मौत हो गई। ये देखो, ये कांच के टुकड़े वो इसके सर में घुस गए। ओह, मतलब सोलंकी, अक्षित की मौत सिर की घाव की वजह से हुई है, पानी में डूबने की वजह से नहीं है? नहीं बॉस, इसके फेफड़ों में मुझे जरा भी पानी नहीं मिला। मुझे लगता है खूनी ने इसको मारने के बाद इसकी लाश को पानी में फेंका है। यार इसकी मौत कितने बजे हुई होगी? यही कोई रात को 2:30 से 3 बजे के बीच। डॉक्टर साहब, ये लाश पानी में कितनी देर तक थी? ज्यादा देर तक नहीं रही होगी क्योंकि लाश फूली नहीं है। मेरे ख्याल से 3-4 घंटे। अक्षित की लाश पानी में से निकाली सुबह 7 बजे, मतलब अक्षित को पानी में फेंका गया रात के 3 और 4 बजे के बीच में। और सिर्फ 12 बजे तक तो अक्षित जिया के साथ था। इसका मतलब अक्षित की मौत 12 से 3 बजे के बीच में हुई है। सालुखे, ऋषभ के कमरे में जो खून मिला था वो अक्षित का ही है ना? नहीं बॉस, मैंने खून के सैंपल्स अच्छी तरह से टेस्ट किए हैं। ये खून अक्षित का नहीं। खून अक्षित का नहीं है? ये खून किसी और का है। मतलब वहां पे किसी और को भी चोट लगी है? ऋषभ को ही चोट लगी होगी, ऋषभ का ही तो कमरा है ना वो। हाँ अभिजीत, क्या ऋषभ गायब है? ठीक है। एक और बात बॉस। क्या? मुझे ऋषभ के कमरे में जो ग्लास में थोड़ी सी शराब मिली है वो शराब जहरीली है। उसमें जहर मिला हुआ है। जहर मिला? कैसा जहर? यूटीक्यू नाम का जहर। यार साउंड के वही जहर है ना जो अगर शराब में मिलाया जाए तो पीने वाले का 2 मिनट में काम खत्म। बिल्कुल बॉस। अक्षित के बॉडी में तुम्हें यूटीक्यू जहर मिला? इस अक्षित के शरीर में मुझे शराब तो मिली है लेकिन जहर का जरा भी ट्रेस नहीं। अक्षित के बॉडी में शराब मिली है पर जहर का जरा भी ट्रेस नहीं, तो फिर वो जहर वाली शराब पी किसने? नाम क्या तुम दोनों का? ये क्या बताएंगे सर, मैं बताता हूँ। इसका नाम रघु है और ये भैरव। इन दोनों का मुंह नहीं है क्या? ये बात ये भी तो बता सकते थे। नाक कटवा दी दोनों ने साहब। पता नहीं साहब ये ड्यूटी करते हैं कि क्या करते हैं। सुन लिया, रघु और भैरव, तुम दोनों की ड्यूटी कहाँ रहती है? सर ये रघु की ड्यूटी स्विमिंग पूल पर और ये भैरव मेन गेट पर। सर मुझे तो लगता है कि तुम डर रहे हो, ये लोग तुम्हारे बारे में कुछ बता ना दे। तो रघु, तुम्हारी ड्यूटी स्विमिंग पूल पे होती है? जी 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 साहब। कल रात 12 से 3 के बीच तुम ड्यूटी पे थे ना? हाँ साहब। तो फिर तुमने देखा कैसे नहीं? किसने डाली लाश अक्षित के पूल में? वो साहब मैं देख नहीं सका साहब। मैं देख नहीं सका? या खर्राटे मार रहे थे? नहीं साहब, वो बात नहीं है, पर जहाँ मैं बैठता हूँ वहाँ से स्विमिंग पूल दिखाई नहीं पड़ता साहब। तुम्हारी सीट कहाँ पे?
वो साहब वहाँ। वहाँ रेडी, जरा वहाँ वॉचमैन की सीट पे जाके बैठ के देखो, वहाँ से पूल दिखता है क्या? मैं वॉचमैन की सीट पे जाके बैठूं? नहीं तो किसके गोद में बैठोगे? जाओ। रेडी, वहां से पूल दिख रहा है? स्विमिंग पूल तो छोड़ो, पानी की एक बूंद तक नहीं दिख रही है। देखा साहब, अब तो मानते हैं ना कि मैं सच बोल रहा था। चलो मान लिया कि जहां पे तुम बैठते हो उस सीट से पूल की तरफ क्या हो रहा है ये दिखाई नहीं देता, मगर हो सकता है खूनी लाश यहीं से लेके गया हो, तुम्हारे सीट के सामने से। हाँ, कल रात 12 से 3 तुम अपनी सीट पे थे ना? वैसे तो सीट पे ही था सर, पर क्या? 2-3 बार बाहर गया था। गए कहाँ थे तुम? बाथरूम गया था साहब। बाथरूम गए थे? सर लगता है उसी दौरान खूनी ने अपना काम कर दिया। हो सकता है सचिन, स्विमिंग पूल का इलाका काफी खुला इलाका है, और भी कई रास्ते हैं लाश को यहाँ स्विमिंग पूल तक लाने के। बैराओ। हाँ सर। तुम्हारी ड्यूटी कहाँ पे रहती है? वहाँ पर मेन गेट। तो कल रात 12 से 3 बजे के बीच में तुमने यहाँ पे किसी को घूमते हुए देखा था? हाँ सर, कल रात को 1 बजे एक आदमी अपने दोस्त को कार में लेकर बाहर गया था। वो कह रहा था कि उसके दोस्त ने कुछ ज्यादा पी ली, वो उसे घर छोड़ने जा रहा है। कौन था वो आदमी? वही साहब जिसकी लाश आपको पूल से मिली। सर इसका मतलब अक्षत रात को 1 बजे रिसोर्ट से बाहर गया था? अक्षित के साथ जो आदमी था, तुमने उसका चेहरा देखा? नहीं साहब, अंधेरे में कैसे दिखेगा कि कार में कौन बैठा है? हाँ फिर भी, मगर कुछ तो दिखता ही है। ये आदमी था अक्षित के साथ कार में? नहीं सर, कार में अंधेरा था, मैंने सिर्फ कार चलाने वाले को देखा। ये दोनों 1 बजे गए थे ना, तो फिर ये वापस कब आए? करीब 1 घंटे बाद। मतलब 2 बजे। अक्षित 1 बजे गया शायद ऋषभ के साथ, और वापस आया 2 बजे। अच्छा, ये दोनों साथ में वापस आए या अक्षित अकेला वापस आया? अकेला आया था सर। तो ऋषभ गया कहाँ? अक्षित की कार कहाँ है? देखो कौन सी गाड़ी। सर इस तरह सारे गाड़ी आप चेक नहीं कर सकते सर, हमारे मेहमान बुरा मान जाएंगे सर। जब रिसोर्ट को ताला लगेगा तो मेहमान अपने आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे दोबारा आने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत कीजिए सर। सर अगर रिसोर्ट को ताला लग जाएगा तो मुझे नई नौकरी कौन देगा सर? मैं तो सड़क पे आ जाऊंगा। MH01T1325 सर। हाँ? अक्षित की कार। गाड़ी चेक करते हैं। रेडी, वो देखो फोन लगा हुआ है। मतलब अक्षित ऋषभ के साथ ही बाहर गया था। ऋषभ के कमर में से हमें खून भी तो मिला है। एक काम करो, फिर खून उठा लो, डॉक्टर सालून के मैच करके बता देंगे कि ये खून ऋषभ के कमरे वाले खून से मैच होता है या नहीं। सर अगर ऋषभ को अक्षित ने जख्मी किया है तो फिर अक्षित को मारा किसने? हो सकता है कि ऋषभ बदला लेने के लिए वापस आया होगा और अक्षित का खून करके फरार हो गया। इतनी जख्मी हालत में ऋषभ अक्षित का खून करके उसकी लाश को स्विमिंग पूल में डाले, जरा मुश्किल लगता है फ्रेडी। तो सर अक्षित ने ऋषभ के साथ किया क्या होगा? कहाँ लेकर गया होगा इसे? ये अक्षित रिसोर्ट से निकला रात को 1 बजे और फिर वापस आया 2 बजे। मतलब वो किसी ऐसी जगह पे गया था जो यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे। हमें ये पता करना पड़ेगा कि यहाँ से आधे घंटे की दूरी पे कौन सी जगह है जहाँ पे अक्षित ऋषभ को ले जा सकता है। रिसोर्ट से आधे घंटे की दूरी पे यही एक इलाका है जो बिल्कुल सुनसान है। न ही आसपास कोई घर है और न ही कोई दुकानें हैं। हो सकता है अक्षित ऋषभ को यहीं पे लेके आया। हो सकता है 1:30 बजे यहाँ पे आया था। हाँ सर, यहाँ पे लाश को छुपाना बहुत आसान है।
क्योंकि अगर कहीं लाश को सड़क के आसपास फेंका होता तो कोई भी देख लेता। चलो देखते हैं। देखो जरा आसपास यहाँ पे और कुछ मिलता है क्या? हाँ विवेक। माय गॉड, निकालो उसे। चेहरा तो बुरी तरह से जल गया है। सर। हाँ सचिन। इसका तो पॉकेट भी पूरी तरह से जल चुका है। कहीं ये ऋषभ ही तो नहीं? हो सकता है अक्षित इसे लाया हो। सिक्योरिटी गार्ड ने ऋषभ को रिसोर्ट में वापस जाते हुए नहीं देखा। इस आदमी को शायद यहीं पे जलाया गया है। ये देखो, घास का ये बड़ा सा पैच जल गया है। बस पता चल गया। क्या पता चला? बस इस आदमी को पहले मारा गया है, उसके बाद इसे जलाया गया है। मगर मारा कैसे साळुंखे? मारा कैसे? जहर, वही जहर। एग्जैक्टली। बॉस, वो ऋषभ के कमरे में आप लोगों को जो शराब का गिलास मिला था, हाँ, इस आदमी ने पी है उस गिलास में शराब। और वो जो ब्लड सैंपल मिले थे वो भी इसी आदमी के। ये ऋषभ है? अगर ये ऋषभ है तो फिर अक्षित को किसने मारा? क्योंकि यही आदमी अक्षित के साथ रिसोर्ट के बाहर गया था रात के 1 बजे। और बॉस, ये आदमी अक्षित के मरने से 1-2 घंटे पहले मारा गया। 1-2 घंटे पहले? सर फिर तो शायद अक्षित ने इसे मारा होगा और रात को 1 और 2 बजे के बीच वही लाश को ठिकाने लगाने गया था। अक्षित रिसोर्ट में आता है रात के 2 बजे। उसके बाद वो कहीं बाहर जाता नहीं। फिर अक्षित की लाश को रिसोर्ट के स्विमिंग पूल में डाला जाता है रात के लगभग 3 बजे। इसका मतलब है अक्षित की खून की कहानी रची गई रात के 2 और 3 बजे के बीच, उन 60 मिनटों में। मगर कहां मारा गया अक्षित को उस रिसोर्ट में? मुझे इस मैनेजर महेश पर शक है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं वो एक साए की तरह हमारे पीछे घूमता रहता है। इन दोनों खून में इसके हाथ रंगे हुए हैं सर। तो ये मैनेजर पहले किसी और रिसोर्ट में काम करता था। 2 महीने हुए उसे यहाँ पे आए हुए। और यहाँ आकर फिर से गड़बड़ शुरू की। अभिजीत, पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये खूनी अक्षित को किस रास्ते से स्विमिंग पूल में लेकर गया। ये रिसेप्शन पे तो हमेशा 1-2 लोग रहते हैं, तो वहां से तो नहीं ले गया होगा। ये अक्षित रात के 2 बजे रिसोर्ट में आया, उसने अपनी गाड़ी पार्क की और फिर उसके बाद में उसका खून करके उसकी लाश को किसी ने स्विमिंग पूल में डाल दिया। तो इसका मतलब है कि अक्षित का खून इस कार पार्क और स्विमिंग पूल के बीच में ये जो एरिया है, ये जगह है, वहीं पर हुआ है। सर ये कार पार्क से पूल पे जाने के 2 रास्ते दिख रहे हैं। एक तो ये है सामने की तरफ से, दूसरा ये कॉरिडोर से होता हुआ ये रास्ता यहाँ पूल पे जा रहा है। अगर खूनी अक्षित की लाश को सामने से ले जाता तो उसे जरूर
ये वॉचमैन भैरव देख लेता। ऑब्वियसली वो सामने से गया ही नहीं, वो गया है इसी कॉरिडोर से स्विमिंग पूल की तरफ। इस कॉरिडोर को देखते कहां पर है। तेरे बाएं तरफ बजट रूम्स है गेस्ट के लिए, थोड़े सस्ते वाले हैं सर। जाए तक सर ये हम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस बनाने का सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल ये सब रूम्स बंद है सर। रूम्स बंद है? हाँ सर। अच्छा, कांच का टुकड़ा, खून लगा हुआ। सर ये तो बिल्कुल वैसा ही कांच का टुकड़ा है जैसा अक्षत की लाश में से मिला था। जरा देखो, सूंघ कर देखो। है सर, शराब की स्मेल है। इसका मतलब है अभिजीत, अक्षित का खून इसी कमरे में हुआ है। कमरा खोलो सर। ये तो रिसोर्ट का स्टोर रूम है सर, यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। खून लगा हुआ कांच का टुकड़ा मिला है, समझे आप? अंदर बहुत कुछ मिलेगा, खोलो आप दरवाजा। मेरे पास चालू। तो फिर मंगाओ। सर मैंने आपसे कहा ना सर, यहाँ पे तो सिर्फ होटल का सामान पड़ा हुआ है सर। और हाँ, होटल का सामान पड़ा है, दिख रहा है ना। और फिर ये क्या है? हैं? ये भी होटल का सामान है। क्यों? क्या है ये कांच के टुकड़े हैं? ये कांच के टुकड़े कहां से आए? ये देखो, इस पर खून लगा हुआ है। कैसे? क्या हुआ पता है? यहां पर तुम्हारे स्टोर रूम में अक्षित का खून किया गया और फिर उसकी लाश को ले जा करके स्विमिंग पूल में डाल दिया गया, समझे? होटल का सामान विवेक रख दो इसे, और इस सारा स्टोर रूम अच्छी तरह से छान मारो। सर ये क्या कर रहे हैं सर? चुप रहो। सर, इसके पीछे किसी का आवाज आ रहा है सर। आवाज आ रही? कौन? हाँ, हटाओ इसे, हटाओ। Oh my God! Hello, hey! Oh my God! सर ये तो ऋषभ है। सर ऋषभ तो जिंदा है। हाँ, ऋषभ, किसने किया ये सब? ऋषभ? ऋषभ? नहीं, इसकी हालत बहुत खराब है, इसे जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। यस सर। आराम से, आराम से। संभाल के ले चलो। संभाल के, संभाल के ले। संभाल के। सर अगर ऋषभ यहाँ पर जिंदा है तो फिर वो आदमी कौन था जो उस रात अक्षत के साथ बाहर गया था? वो कौन था जिसकी जली हुई लाश मिली थी सर? वो सब ठीक है अभिजीत, अगर अक्षित को किसने मारा? सर मैं रिसोर्ट से आ रहा हूँ, वहां भी उनका एक वेटर गायब है सर। वेटर गायब है? सर, डॉक्टर सालम की एक रिपोर्ट आ गई है। स्टोर रूम में से जो हमें खून मिला था वो अक्षित का ही है। मतलब अक्षित का खून स्टोर रूम में ही हुआ है? और तो और सर, अक्षित के घाव में से जो हमें कांच के टुकड़े मिले थे वो भी उन कांच के टुकड़ों के साथ मैच हो गए जो हमें स्टोर रूम में से मिले थे। अच्छा, निखिल ऋषभ को लेकर आओ सर, जल्दी। सर। ऋषभ एक बात बताओ, तुम स्टोर रूम में पहुंचे कैसे?
हैं? क्या हुआ क्या था? सर ऐसा हुआ था कि उस रात को अक्षित मेरे पास आया मेरे से माफी मांगने के लिए। अक्षित ने माफी मांगी तुमसे? हाँ सर, और मैंने भी कहा ठीक है कोई बात नहीं, दोस्तों में तो ये सब होता ही रहता है। मतलब अक्षित की वाइफ के साथ तुमने जो छेड़छाड़ की थी ये अक्षित भूल गया? कोई छेड़छाड़ नहीं थी सर, बस मजाक था भाभी के साथ। भाभी के साथ मजाक था ये? फिर वो कहने लगा चल अपनी दोस्ती की नई शुरुआत करते हैं, तो मैंने भी कहा ठीक है। इस पर वो बोला चल ड्रिंक लेते हैं। अब हम लोग ड्रिंक पीने के लिए कमरे में चले गए। फिर सर मैंने अचानक देखा कि वो मेरी ड्रिंक में कुछ मिला रहा था। अक्षित तुम्हारे ड्रिंक में कुछ मिला रहा था? हाँ सर, अब मेरा दिमाग भनक गया। मैंने ड्रिंक पीने से मना कर दिया। इस पर वो मुझ पर गर्म होने लगा और मेरे साथ हाथापाई करने लगा। तुमसे हाथापाई करने लगा? हाँ सर, एक वेटर ने हम लोगों को झगड़ते हुए देख लिया और वो हल्ला मचाने लगा। उसके बाद अक्षित मुझे छोड़कर उसके ऊपर टूट पड़ा और उसने वो जहरीली ड्रिंक जबरदस्ती उस वेटर को पिला दी। ओह, मतलब अभिजीत, वेटर गायब नहीं, वेटर मर गया है। वो जली हुई लाश उस वेटर की ही है। फिर क्या हुआ? फिर पता नहीं सर, मैं तो अपनी जान बचाकर कमरे से भाग गया। मैं नीचे जैसे ही कॉरिडोर में पहुंचा, पीछे से किसी ने मुझे पकड़ लिया और मेरी नाक पर पता नहीं कुछ रख दिया। शायद क्लोरोफॉर्म था सर। मैं बेहोश हो गया उसके बाद। और ये सब कितने बजे की बात है? यही कोई 12 साढ़े 12 बजे। 12 साढ़े 12 बजे। अक्षित की मौत हुई 2 से 3 बजे के बीच में स्टोर रूम में। जब उसका खून हुआ तुम वहीं पे थे, तो तुमने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? नहीं सर, मैं तो बेहोश था। आप तो जानते हैं मेरी हालत कैसी थी। मैंने कुछ नहीं सुना सर, और अगर मैं सर कुछ सुनता तो कुछ जरूर करता। मतलब अभिजीत, जिसने भी अक्षित का खून किया है उसी ने ऋषभ को बेहोश करके स्टोर रूम में डाल दिया। सर, स्टोर रूम और पूल के बीच में वो सिक्योरिटी वाला रघु बैठता है। इतना सब कुछ हुआ, उसने देखा कैसे नहीं? देखो रघु, ये पक्का हो गया है कि अक्षित की लाश को खूनी इसी कॉरिडोर से लेके आया था। तुम्हारी डेस्क से होता हुआ यहां स्विमिंग पूल पे गया और उसने लाश स्विमिंग पूल में फेंक दी। तुम यहीं पे बैठते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि कॉरिडोर से आने वाला आदमी तुम्हारी नजरों से बच जाए। तुमने खूनी को जरूर देखा होगा। साहब, मैंने कहा ना कि मैं 12 से 3 के बीच में 2-3 बार बाहर गया था। 2-3 बार बाहर गए थे? कहाँ गए थे? बाथरूम साहब। कितने बजे? यही कोई 1 बजे और फिर 2:15 बजे। 1 बजे और 2:15 बजे, और कहीं नहीं गए तुम? नहीं साहब। ध्यान से सोच के बताओ, कुछ याद आता है? साहब, एक फोन आया था। फोन आया था? हाँ साहब। कितने बजे? एक 12:30 बजे और एक साहब 2:45 बजे। 12:30 बजे तो ऋषभ को घसीट कर स्टोर रूम में ले जाया गया था, और 2:45 बजे के करीब तो अक्षित की लाश स्विमिंग पूल में डाली गई थी सर। मतलब अभिजीत, जब अक्षित की लाश को स्विमिंग पूल में डाला गया और जब ऋषभ को घसीट कर स्टोर रूम में रखा गया, इन दोनों वक्त पर रघु को फोन आए थे। कहां से फोन आए थे रघु? रिसेप्शन से सर। रिसेप्शन से? हाँ सर, बोले कि सर चले आओ, कुछ काम है। और फिर जब मैं वहां पहुंचा तो बोले कि हमने तो बुलाया ही नहीं। अच्छा, मतलब सर ये खूनी की कोई चाल है। जब ऋषभ को गोडाउन में रखा गया और अक्षित को स्विमिंग पूल में फेंका गया, दोनों बार इसे यहां से हटा दिया गया। हाँ निखिल सर, रिसेप्शन पे जो है तो लेकर आओ जल्दी। सर, ये बात तो पक्की है कि इस खून के पीछे रिसोर्ट के किसी आदमी का हाथ है। सर ये क्या कह रहे हैं सर? अंदर का आदमी कोई क्यों करेगा सर? ये किसी अंदर वाले ने ही किया है मिस्टर महेश। कोई ऐसा आदमी जो तुम्हारे रिसोर्ट के स्टोर रूम के बारे में जानता है और जिसने तुम्हारे वॉचमैन रघु को फोन करके रिसेप्शन पे बुलाया, वो रघु का एक्सटेंशन नंबर भी जानता है। तो ये कैलाश है, उस समय रिसेप्शन पे यही बैठे थे। कैलाश बता, क्या तुमने रघु को रात के 12:30 बजे और 2:45 बजे फोन करके बुलाया था रिसेप्शन पर? नो सर। हाँ साहब, इन्होंने ही बुलाया था हमें। मैं कितनी बार बोलूं, रिसेप्शन पे तुम्हें नहीं बुलाया गया था। फोन आया था सर, इन्होंने बुलाया था मुझे। सर, ये अपने आप चला आया था और रिसेप्शन से सर कोई फोन नहीं किया था। इसके एक्सटेंशन नंबर पे फोन आया था, तो फोन रिसेप्शन से किया गया होगा ना? सर, रिजॉर्ट के सारे फोन इंटरकनेक्टेड है, तो फोन तो कहीं से भी हो सकता है। सारे फोन इंटरकनेक्टेड है? जी सर। सर, वो स्टोर रूम में भी एक फोन पड़ा हुआ था ना? हाँ, कहीं खूनी ने उसी से तो फोन नहीं किया? हो सकता है। अभिजीत,
स्टोर रूम वाले टेलीफोन से फिंगरप्रिंट्स उठाओ। हाँ। आजा। आयो। आओ। चाहिए। आइए। हाथ रखिए। रखिए। आग कर रहा है। आग क्यों रहा था? वो तूने किए थे क्या? क्या हुआ मैं? तो ये बेहोश हो गया। इसे हॉस्पिटल ले जाओ जल्दी। बाबा के दया, इसी ने रघु को फोन करके रिसेप्शन पे बुलाया है। कौन ये? रॉबिन 15 दिन पहले ही ज्वाइन हुआ है सर। रॉबिन तो सिर्फ एक मोहरा है सर, असली बाजी कोई और ही खेल रहा है। फिर दया, इस रॉबिन की फोन रिकॉर्ड चेक करो, देखो कहां कहां से फोन आते थे, किस किस को फोन करता था ये। तो रॉबिन का फोन रिकॉर्ड मिल गया। रिकॉर्ड में एक ऐसा नंबर है जिससे उससे 20 बार फोन किया गया था। 20 बार फोन किया? कौन सा नंबर है? ये वो नंबर सर 1687033305। 3305। ये तो कुछ जाना पहचाना नंबर है। यस सर, ये नंबर इसके नाम पे रजिस्टर्ड है। अच्छा, इसके नाम पे, तो ये है हमारा खूनी। सर। हाँ सर, अब तो पता चल गया ना सर कि खूनी कौन है? हाँ, पता चल गया। खूनी आपके रिसोर्ट का कोई आदमी है। क्या? हमारे रिसोर्ट का? जी हाँ। सर, हमारे रिसोर्ट पे खूनी कैसे हो सकता है सर? सारे कमरे दिखाइए, चलिए। चलिए चलिए। लेकिन सर हमारे रिसोर्ट। चलिए आप। सभी कमरे चेक करो, पूरे मेरे साथ आओ। चलो अभी से हॉस्पिटल ले चलो, उठाओ इसे। तो फिर बताओ, क्यों मारा तुमने अक्षित को? घुटन हो रही थी मुझे, सहमी हुई जिंदगी से छुटकारा चाहिए था मुझे। मतलब तुम अक्षित के साथ खुश नहीं थी? अक्षित के साथ मैं तो क्या, इस दुनिया की कोई भी औरत खुश नहीं रह सकती। क्यों? ऐसा क्या करता था अक्षित? शक, हमेशा वो मुझ पर शक किया करता था। मैं अगर किसी लड़के से 2 मिनट के लिए बात कर लूं, तो उसे लगता था कि मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है। तो उससे डिवोर्स ले लेती, जान से क्यों मारा? अगर मैं उसे डिवोर्स देने की बात करती ना, तो वो मुझे ही जान से मार देता। उसके शक का जुनून उस पर इस हद तक सवार था कि उसने मेरे पीछे एक जासूस लगा दिया था। वो जासूस अक्षित ने तुम्हारे पीछे लगाया था? हाँ, वो जासूस हर वक्त मेरा पीछा करता। मैं सब्जी लेने जाऊं, मैं मॉल में शॉपिंग करने जाऊं, 24 घंटे मेरे पीछे एक परछाई की तरह भटकता रहता।
और फिर मैंने एक दिन उसी जासूस को अक्षित से ज्यादा पैसे देके अपने साथ प्लान में शामिल कर लिया। यही प्लान बनाया था ना तुमने कि रिसोर्ट में वैलेंटाइंस डे पर पार्टी होगी और पार्टी के बाद में तुम अक्षित को मार डालोगे। हाँ, और इसलिए उस जासूस कमलेश ने रिसोर्ट में नौकरी कर ली, वेटर की नौकरी। वो जासूस वही था ना जिसकी उंगलियों के निशान हमें फोन पे से मिले थे? हाँ, कमलेश उर्फ रॉबिन। उसी की मदद से पहले मैंने अक्षित को स्टोर रूम में मार डाला, फिर हम दोनों ने उसकी लाश को स्विमिंग पूल में फेंक दिया। और फिर ऋषभ को स्टोर रूम में क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वो बाहर जाकर हल्ला मचा देता कि अक्षित के हाथों से वेटर का खून हो गया, और अगर ऐसा हो जाता अक्षित को मारने का मेरा प्लान धरा का धरा रह जाता। जिस स्टोर रूम में ऋषभ कैद था तुमने वहीं पे अक्षित का खून कर दिया, लेकिन अक्षित को तुम लोग वहां ले कैसे गए? उस रात 2 बजे जब अक्षित रिजॉर्ट में वापस लौटा, मैं कॉरिडोर में उसका इंतजार कर रही थी। जिया, तुम यहाँ पे? वो मैं उठी थी तो तुम रूम में नहीं थे। वो मैं स्टोर रूम में अक्षित का सर फोड़ने के बाद करीब 2:45 बजे हम उसकी लाश को स्विमिंग पूल की तरफ ले गए। तो तुम पुलिस के पास जा सकती थी, और भी तरीके थे अपने पति से छुटकारा पाने के। मुझे तो छुटकारा मिल जाता सर, पर अगर वो दूसरी शादी कर लेता तो एक और मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती। अच्छा हुआ मर गया। तो मुझे तो लगता है इसने जो कुछ भी किया खुद को बचाने के लिए किया। क्या हम इसे एक मौका नहीं दे सकते अपनी भूल सुधारने का? ये फैसला हम नहीं, अदालत करेगी। साल पहले खजान में नाम की ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था। मेरे डैडी को भी क्या हुआ कुणाल? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? तुम हमेशा अपशकुनों वाली बातें क्यों करती हो मुझसे? तबीयत पूछने में कैसा अपशकुन कुणाल? आप यूं नाक चढ़ा के शू शू कर रहे हैं तो क्या पूछना फर्ज नहीं बनता मेरा? एक मिनट, मुझे कुछ जलने की बदबू आ रही है। हे भगवान, क्या हुआ? माय गॉड, ये कैसे? एक काम तुमसे ठीक से नहीं होता है। टेबल साफ करने के चक्कर में ध्यान ही नहीं रहा। ध्यान रहता कहाँ है आजकल तुम्हारा? खुदा आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आज से पहले कभी ऐसा हुआ है क्या? आज पहली बार ही हुआ ही है। पता है दूध का इस तरह से उबल के गिर जाना मतलब कितनी बड़ी मुसीबत को तुमने दावत दी है। जरूर कुछ अनहोनी होने वाली है। हे भगवान, खुदा ये सब अंधविश्वास है, कोई अनहोनी नहीं होगी। तुम चुप रहो, जबान मत लड़ाओ मुझसे। तुम्हें पता है करतपुर वाली आंटी के वहां भी ऐसा ही हुआ था। सुबह सुबह चाय रखी थी, दूध उबल के गिर गया उस दिन। उसी दिन शाम को उसके बेटे की एक्सीडेंट में मौत हो गई। कुणाल, वो एक्सीडेंट गाड़ी वाले की गलती से हुआ था। गाड़ी वाले ने सामने से टक्कर मारी थी उसे। बस 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 बस, ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। हे भगवान, अब तो मैं ऊपर वाला ही बचा सकता है। पता नहीं क्या अनहोनी होने वाली है। हे भगवान, एक दूध उबलने से इतना बड़ा बवाल। ठीक से संभाल के काम करना, कोई सामान ना टूट जाए। आपको बस सामान की पड़ी है ना कुणाल? इस घर में मैं भी रहती हूँ, मेरी कोई चिंता नहीं। तुम हर बात को उल्टे तरीके से क्यों समझती हो? हाँ? तो कल रात को दूध उबल के गिर गया था, इसीलिए बोल रहा था कि आज थोड़ा संभाल के काम करना, नहीं तो फिर से कोई नुकसान हो जाएगा। कौन सा नुकसान हुआ है कुणाल?
नुकसान की अगर इतनी परवाह है ना तो खुद काम कर लिया करो। बस जरा सा ठीक से काम करने को बोलो, खुद कर लो। तुम्हें तो कुछ बताना ही बेकार है, कुछ समझाना ही बेकार है। Oh my God! ये क्या कर दिया तुमने? ये बोल रहा था मैं तुम्हें, बोल रहा था कि संभाल के काम करो। मैंने कुछ नहीं किया कुणाल, मैंने बस हाथ लगाया और ये गिर गया। क्या हो रहा है ये सब? दो अनहोनी हो गई है इस घर में। अब तबाही इस घर में आकर ही रहेगी। अनहोनी को अब कोई नहीं रोक सकता। कितनी बार कहा है इनसे कि कपड़े सुखाने का स्टैंड ले आए, लेकिन कानों पे जू ही नहीं रेंगती। हमेशा अंधविश्वासों में फंसे रहेंगे। ये करने से ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा। अरे रुकिए, अंदर किधर जा रहे हैं? अरे जाने देना यार, सामान बेचना है। अरे बाहर बोर्ड नहीं पड़ा, फेरी वाला और सेल्समैन को अंदर आना मना है। अरे यार और जाओ तो कहाँ जाओ? ऑफिस में घुसने नहीं देते, हाँ, स्कूल में बेचने नहीं देते, और यहाँ पे तुम लोग सिक्योरिटी वाले बिल्डिंग के अंदर जाने नहीं देते। बहुत देखा तुम जैसे शरीफ आदमी। बाहर कहीं जाकर बेचो अपना सामान। हटिए हटिए। अरे किसके पास फोन है, किसके पास? जल्दी एम्बुलेंस को फोन लगाइए, हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा ना। पता नहीं साहब कैसे गिरी। कोई फायदा नहीं है एम्बुलेंस बुलाने का, ये तो मर चुकी है। किसी ने इसके हस्बैंड को बुलाया है क्या? सुना 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 सुना, जिसका डर था वही हुआ, हो गई ना रोनी। सर ये रही मेरी बैग की लाश। सर मेरी बहन का खून हुआ, उसकी मौत अपने आप नहीं हुई है। तुम क्या कह रही हो रिया? अचानक ऊपर से नीचे गिरी है वो, तो कैसे कह सकती हो कि एक्सीडेंट नहीं है? ये तो सीआईडी को ही पता लगाने दो कि वो गिरी है या गिरी गई है। सर ये नादान है सर, बहन की मौत के गम में कुछ भी बोले जा रही है सर। हाँ समझ सकते हैं, बहन की मौत का धक्का लगा है। तुम्हें धक्का नहीं लगा? सर मैं तो लूट गया सर, इसके बगैर मैं कैसे जिंदा रहूंगा सर? वैसे सुधा ऊपर से गिरी कैसे? सर बालकनी में कपड़े सुखा रही थी। बालकनी में कपड़े सुखा रही थी?
सर, तो लगता है सर के बल गिरी होगी। पैर से फिसल के गिरती तो पैर टूट जाते हैं, झटके में आके गिर गई। मतलब सर जब ये नीचे गिरी इसकी बॉडी को हवा में पलटने का मौका ही नहीं मिला होगा। 2-4 सेकंड में कैसे पलट जाएगी बॉडी? गिरते समय सिर नीचे ही था इसका। अभिजीत, मुझे तो लगता है सुधा को किसी ने धक्का दिया बालकनी से। एक बात बताओ, जब सुधा नीचे गिरी तब तुम कहां थे? सर मैं घर में ही था सर। सर मेरी बहन तो रोज कपड़े फैलाती है, आज कैसे गिर गई? नहीं समझ रही हो रिया, ये एक अनहोनी है, अनहोनी। मैंने बताया था सुधा को अनहोनी के बारे में। कैसी अनहोनी? सर, जिस घर में दूध उबल जाए, शीशा टूट जाए, तो घर अपशकुन होता। जिस घर में अपशकुन होते हैं उधर अनहोनी होती ही है सर। चुप रहो, बात खराब मत करो। अनहोनी अपशकुन ऐसा कुछ नहीं होता, समझे? सर जो सच है वो तो सच ही है ना। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है सर, एक बहुत बड़ी अनहोनी है सर। अपशकुन का नाम लेके तुम लोग बीवियों को ऊपर पहुंचाते रहोगे और हम लोग खड़े तमाशा देखते रहेंगे, हैं? सर, हद है। ये लड़की अकेली नहीं गिरी है, साथ में कुछ लेकर गिरी है। ये कपड़े का टुकड़ा फंसा हुआ था हाथ में, शायद किसी चीज को पकड़ने की कोशिश की होगी इसने। और सर, इसके नाखूनों में खाल फंसी हुई है। दिखाओ जरा। ये देखिए। इसका मतलब है ऊपर वहां पर कोई तो था जरूर, कोई तो जरूर था वहां पे। तो फिर उसे खरोंच भी आई होगी। अपना हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, हाथ दिखाओ, वहां दिखाओ। क्या ये? कल शाम को चोट लग गई थी सर। अच्छा, चोट लगी थी या अपनी बीवी के नाखून लगे थे? ऊपर से धक्का दे दिया उसे। मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा सर? सर उनके आपस में रोज झगड़े होते थे। आग में घी डालना बंद कर। सर पति पत्नी के झगड़े तो हर घर में होते हैं सर। इसका मतलब ये तो नहीं कि हर आदमी खून कर देगा। इसे पहचानते हो? सर ये तो सुधा दीदी के जैकेट का कपड़ा है। ये इसका नहीं है? नहीं सर। तुम्हारा नहीं है? अगर ये सुधा दीदी के जैकेट का टुकड़ा है कपड़े का, तो फिर वो उसी के हाथ में कहां से आया? कैसे आया सुधा के हाथ में? क्यों? सर मुझे नहीं पता है सर। हाँ विक, सर वो जैकेट इन कपड़ों में नहीं है। ओह, जैकेट कपड़ों में नहीं है सर। शायद ऊपर कहीं फंस गई हो। अगर ऊपर फंस गई है तो चलो ऊपर चल के इनका घर भी देखते और वो बालकनी जहां से बेचारी सुधा नीचे गिर गई। जैकेट तो यहाँ नहीं है सर। तो इस कुणाल ने छुपाया होगा। देखते हैं। हाँ तो कुणाल, सुधा की जैकेट कहाँ है? सर मुझे सच में नहीं पता है सर। पता नहीं है? ढूंढो जरा घर में अच्छी तरह से, देखो कहां पर है जैकेट। तुम्हें पता कैसे चला सुधा नीचे गिर गई है? सर वॉचमैन ने फोन करके बताया था सर। वॉचमैन ने? यस सर। वॉचमैन इधर आओ। जी सर। तुमने सुधा मैडम को नीचे गिरते हुए देखा? गिरते हुए नहीं देखा सर,
चीख सुनाई पड़ी, भाग के जाकर देखा तो गिरी पड़ी थी। उस समय बालकनी में कोई था? किसी को देखा तुमने? ये कुणाल साहब? नहीं साहब, मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ, कहीं भी नहीं सर वो जैकेट। जैकेट नहीं है? बड़ी अजीब बात है। बालकनी में भी जैकेट नहीं, घर के अंदर भी जैकेट नहीं, सुधा जहां पर गिर पड़ी है वहां पर भी नहीं, बल्कि उस जैकेट का फटा हुआ टुकड़ा उसके हाथ में है। तो फिर ये जैकेट गई तो गई कहां? सर, हमने सुधा की लाश को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया है और उसके नाखूनों में जो खाल मिली थी उसका सैंपल भी भेज दिया सर। कुणाल जी, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आने के बाद तो तुम्हारी मुश्किलें और भी बढ़ेंगी। आवाज कैसी? साहब जी, पास वाले घर में फर्नीचर का काम चल रहा है। ओह, तो शायद इन काम करने वालों ने कुछ देखा हो। हाँ, देखते हैं। क्या हुआ साहब? आसपास तुम्हारे इतना कुछ हुआ है, तुम्हें पता है भी या नहीं? साहब, शाम तक काम खत्म करके देना है, तो बाहर क्या हो रहा है बिल्कुल ध्यान नहीं। बाजू के घर में जो औरत रहती थी उसका किसी ने खून कर दिया है। कैसे हो गया खून साहब? बालकनी से धक्का दिया है किसी ने उसे। तुम लोगों ने देखा किसी को धक्का मारते? नहीं साहब, हम लोग तो अंदर ही काम कर रहे थे, बाहर क्या हो रहा है पता ही नहीं। तुम में से किसी ने कुछ देखा? नहीं सर, हमने नहीं देखा। क्या तुम्हारे अलावा और भी कोई था तुम्हारे साथ काम करने वाला? सर, आज तो हम ही लोग काम कर रहे हैं। वैसे एक लड़का और था, हमने उसे भगा दिया। भगा दिया? क्यों? फालतू था सर, किसी भी काम का नहीं था वो। हाँ, कौन वो? सर वो भोलू का भाई था सर। भोलू कौन है? साहब, वो हमारे साथ ही काम करता है। आज उसकी तबीयत खराब थी तो उसने अपने भाई को भेज दिया। सर, कोई भी काम ठीक से नहीं करता था वो, बोलते कुछ और थे और करता कुछ और था। मतलब? अरे साहब, इस दीवार पे छेद करने को बोला था उसको और इस दीवार पे छेद कर दिया उसने। जी सर। हाँ। सर, ये देखिए सर। माय गॉड, यहां से तो सुधा का पूरा घर दिख रहा है। सर, ठीक इसी दीवार के पीछे हमारे घर में मिरर लगा हुआ था सर, और वो मिरर गिर गया था और अपशकुन हो गया था सर। बिल्कुल उस तरफ मिरर लगा हुआ था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने जानबूझकर यह अपशकुन किया है? हो सकता है सर, मौत को अनहोनी करने के लिए किया होगा। सर, ऐसे क्यों देख रहे हो सर? सर, मैं सच कह रहा हूं सर, मैं निर्दोष हूं सर, मैंने कुछ नहीं किया है सर, सच बोल रहा हूं सर। हो सकता है नहीं किया हो, किसी से करवाया हो। जो पता चल जाएगा। भोलू का एड्रेस देना हमें। होता है इस भोलू के भाई का स्केच बनवा लो। यार भोलू, कुछ काम धाम बता ना, खाली बैठे बैठे तंग आ गया हूँ यार। तू क्या काम करेगा? तुझे तो कुछ आता ही नहीं है यार। यार भोलू, वो जो तू लकड़ी का काम करता है उसी में मुझे अपने साथ रख ले। नहीं भैया नहीं, वो काम तुझसे नहीं होगा। लकड़ी के काम में बहुत बारीकी से काम करना पड़ता है। अगर मैं अभी भी सीखना चाहूँ तो सीख सकता हूँ ना। देखो भाई, वैसे तो सीखने की कोई उम्र होती नहीं है। ओह, फोन है। हाँ साहब, नमस्ते। भोलू बोल रहा हूँ साहब। हाँ साहब, कल आ जाएगा आपका सामान। हाँ, आपके घर पे छोड़ के आऊंगा साहब। जी साहब। हाँ साहब। डॉक्टर साहब, कुछ बताया इन लोगों ने कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? नहीं सर, इन्होंने हॉस्पिटल आने से पहले ही दम तोड़ दिया था। शायद वो लड़का जानता है, यही लेके आए थे नहीं यहाँ पे।
ये आपको पता है कि ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ये एक्सीडेंट नहीं है सर, इन्हें तो जानबूझ के उड़ाया किसी ने। पीछे से गाड़ी आई और सीधे उड़ा के निकल गई। ये आदमी कौन? सर ये भोलू का भाई है। भोलू का भाई? सर स्केच में तो कोई और ही है। अगर तुम भोलू के भाई हो तो फिर ये कौन है? मैं इसे नहीं जानता। नहीं जान? लेकिन ये आदमी तो भोलू का भाई बन के काम पे गया था जहाँ भोलू काम करता है। मगर आज तो काम बंद था भोलू भैया का। क्या? कौन बोला काम बंद था? आज सुबह फोन आया था भैया को, बोला आज काम बंद है। मतलब भोलू की तबीयत कुछ खराब नहीं थी, उसे काम पे आने से किसी ने मना किया था। सर ये सब खूनी की प्लानिंग होगी, उसी ने भोलू को मना किया होगा। अच्छा, इस भोलू का मोबाइल कहाँ है? हॉस्पिटल के ऑफिस में जमा है। काजल एक काम कर, पता करो कि भोलू को किसने फोन किया और कहां से। सब मिस्टर कुणाल, इसे पहचानते हैं आप? नहीं सर, कौन है सर ये? शायद इसी आदमी ने तुम्हारी वाइफ सुधा का खून किया है। पर सर मेरी वाइफ सुधा की इसके साथ क्या दुश्मनी हो सकती थी? दुश्मनी इसकी नहीं, किसी और की भी हो सकती है। आपको किसी पे शक है? मैं किसी पे क्यों शक करूं सर? मेरी बीवी काम ही ऐसे करती थी, मना करने के बावजूद भी अपशगुनों वाले काम किया करती थी। ये लो सर, फिर शुरू हो गया ये व्याख्यान देना बंद करो। अंधविश्वास पे भरोसा करना बेवकूफी होती है। तो सर आप ही बताइए सर, कैसे मरी मेरी बीवी? चलो। सर जिस नंबर से भोलू को फोन आया था उसका पता चल गया है। कहाँ का? श्रेया फार्मास्यूटिकल्स का। ओके ठीक है। मिस्टर कुणाल। यस सर। श्रेया फार्मास्यूटिकल का नाम सुना आपने? हाँ सर, मेरी वाइफ की एक दोस्त उधर काम करती है। सुधा की दोस्त का नाम क्या है? शिल्पा। दोनों के कैसे रिलेशन है? वो सब तो मुझे सब पता नहीं है सर, पर दोनों अच्छी दोस्त थी। आखिरी बार कब मिले थे ये लोग? परसों सुधा उससे मिलने गई थी सर, मैं खुद उसे फार्मास्यूटिकल कंपनी में छोड़ने के लिए गया था। और परसों सुधा ने क्या कपड़े पहने हुए थे? मेरा यह मतलब है कि क्या सुधा ने वही जैकेट पहना हुआ था? हाँ सर, परसों उसने वही जैकेट पहना हुआ था सर। हाँ, तो सुधा की मौत की वजह उस जैकेट में ही छुपी होगी। शिल्पा को अरेस्ट करो। सर मेरा ही नाम शिल्पा है। आप श्रेया फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करती? जी हाँ करती हूँ। सुधा परसों आपके साथ थी? थी, मगर बात क्या है? शिल्पा जी आपकी दोस्त सुधा का खून हो गया है। खून? मगर कैसे? किसी ने धक्का दिया था उन्हें। धक्का? किसने? वही जानने आए हम लोग। आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? मुझे क्या मालूम? आपको सब कुछ मालूम है, क्योंकि सुधा के खून में आपका भी हाथ है। मेरा हाथ? लेकिन मैं क्यों मारूंगी उसे? जैकेट के लिए। तुमने जैकेट के लिए सुधा को मारा है। आप लोग क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कौन सी जैकेट, कैसे जैकेट? शिल्पा जी, हम उसी जैकेट की बात कर रहे हैं जिसे पहन के सुधा 2 दिन पहले आपसे मिलने आई थी। याद कीजिए। जैकेट पहनकर तो आई थी, लेकिन मुझे उस जैकेट की क्या जरूरत है? मेरे पास तो बहुत सारी जैकेट है मेरे कपबोर्ड में। काजल, जरा इनका कपबोर्ड चेक करना। अच्छा, वैसे सुधा उस दिन आपसे मिलने क्यों आई थी? हम साथ में शॉपिंग गए थे। कंपनी के अंदर या कंपनी के बाहर कोई ऐसी चीज हुई जिसे देख के आपको कुछ अजीब सा लगा? उस दिन हम थोड़ी देर के लिए कॉफी पीने बाहर गए और जब लौट के आके देखा तो कंपनी में ताला लग चुका था। तो इसमें ऐसी अजीब सी बात क्या है? हो सकता है ऑफिस बंद करने का टाइम हो गया। ऑफिस बंद करने का टाइम नहीं हुआ था,
पूछा तो पता चला कि तलाशी हो रही। तलाशी क्यों हो रही? शायद कुछ चोरी हो गया था। वो जैकेट नहीं मिला। जब आप दोनों कॉफी पीने गए थे तो उस वक्त सुधा ने वो जैकेट पहन रखी थी? नहीं सर, जैकेट तो अंदर ही रखी थी ऑफिस में, चेयर पे। मतलब जब ऑफिस में चोरी हुई थी तो चोर ने वो चोरी का सामान निकालकर उस जैकेट में डाल दिया। मगर सर ऐसी क्या चीज हो सकती है उसमें जिसे हासिल करने के लिए सुधा का खून कर दिया किसी ने? काजल, कुछ ना कुछ तो है जो बहुत इंपॉर्टेंट था और वो अभी उस जैकेट में छुपा हुआ है। सर, ये है साहब का कमरा। आप लोग जरा 2 मिनट यही रुकिए, मैं साहब से पूछ लेता हूँ। पूछ लो, उनको बोलो कि कुछ सीआईडी वाले हाल चाल पूछने उनका। जी सर। साहब, सीआईडी वाले आए हैं आपसे मिलने। साहब कुछ बोल रहे नहीं है साहब। जरा हटो। जी। मिस्टर विलास, विलास, किसने मार डाला मेरे साहब को? तुम तो यहीं पे थे ना? हाँ? जी मैं यहीं पे था, मैं बाहर बैठा हुआ था, मुझे पता नहीं साहब को किसने मार दिया। ऑफिस के बाकी के लोग कितने बजे गए यहाँ? सब लोग 6 बजे के आसपास चले गए थे साहब। और सबके जाने के बाद कोई आया था यहाँ पे इनसे मिलने के लिए? कोई नहीं आया साहब, कोई भी नहीं। किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनी तुमने? नहीं साहब, मैंने कोई आवाज नहीं सुनी। कोई आवाज नहीं सुनी। एक खून हुआ है यहाँ। कमरे की सारी चीजें अपनी जगह पे है, कोई उथल पुथल नहीं हुआ है। इस आदमी ने अपने आप को बचाने की कोशिश नहीं की होगी। और सब चाकू भी सामने से मारा है। इसका मतलब है विवेक, खूनी विलास के कोई जान पहचान का ही था, जिसपे विलास को कोई शक नहीं था। उसने चाकू निकाला और अचानक इसके छाती पे घोंप दिया। सर कहीं ये खून उस चोरी की वजह से तो नहीं हुआ है जो यहाँ हुई थी? 3 दिन पहले यहाँ पे किस चीज की चोरी हुई थी? सब वो तो किसी को भी नहीं मालूम, सिर्फ विलास सर और करण साहब ही जानते थे बस। करण साहब? ये करण कौन है? इस कंपनी के दूसरे मालिक है वो। हाँ साहब, उस दिन इन दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ था किसी बात को लेकर। झगड़ा हुआ था? जी। और ये करण आज कितने बजे निकला ऑफिस से? सबके साथ ही निकल गए थे, वही करीब 6 बजे के आसपास। 6 बजे के आसपास? हाँ। ऐसी कौन सी चीज है जिसकी चोरी की बात इन दोनों ने किसी को नहीं बताई, और फिर दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, और फिर आज ये विलास का खून। कहीं इस खून के पीछे करण का हाथ तो नहीं है? लगता है घर में कोई नहीं है, चारों तरफ अंधेरा है। फिर वहां पे कोई है? आप लोग करण सर से मिलने हैं? हाँ। तुम कौन हो? मैं हर्ष, उनका असिस्टेंट। तो तुम भी श्रेया फार्मास्यूटिकल में काम करते हो? जी। तो फिर यहाँ बाहर क्यों खड़े? मुझे करण सर का फोन आया था, उन्हें मुझसे मिलना है। इनफैक्ट मैं तो पुणे निकल गया था, बीच रास्ते से मुझे वापस आना पड़ा। लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो सर मुझे बुला के पता नहीं कहाँ चले गए, घर बंद है। अच्छा, कब से खड़े हो यहाँ पे? अभी अभी आया हूँ। तो कहाँ गए होंगे, कुछ अंदाजा है? सॉरी। मोबाइल फोन तो होगा ना उनका? जी। प्लीज। वैसे कुछ फायदा नहीं फोन करके, मोबाइल बंद है उनका। मैं कई बार ट्राई करके देख चुका हूँ। ठीक है, थैंक यू। सर ये करण ऑफिस में नहीं है, घर पे नहीं है, फोन बंद करके कहाँ बैठा होगा? अगर ये पुणे से 60-70 किलोमीटर गाड़ी चला के लाया है तो गाड़ी गर्म होनी चाहिए थी, मगर कार का बॉनेट तो ठंडा है। झूठ बोल रहा है ये, मामला कुछ और ही है। सर, इस करण का फोन बंद आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी आके मिल लेंगे। चलो बैठो।
वो कहाँ जा रहे हैं सर? फिर तुम्हें मेरी तरह बनना है तो हालात और मौका देके मुंह खुला करो। अबे अब तो बता दे, तुझे जिंदा जाने की नहीं जाना यहां से? पूरा घर खंगाल लिया मैंने, लेकिन तेरा वो फॉर्मूला मिलता ही नहीं। सुन, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। वो फॉर्मूला दिखने भी नहीं वाला तुम लोगों को, चाहे तुम लोग कुछ भी कर लो। सुनत, रस्सी जल गई मगर बल नहीं गया अभी तक। इसने मरने की सोच ही ली है, तुम मार ही देते ना इसे। मैं मर जाऊंगा ना तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब मौत सामने दिखती है ना तो अच्छे अच्छों की पैंट गीली हो जाती है। तुझे लगा मैं झूठ बोल रहा हूं? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी को बेवकूफ समझा तूने। सर इन लोगों को छोड़ना मत। सर ये लोग लाखों लोगों की जान लेना चाहते हैं। अरे कैसे बोल रहा है तू? सीआईडी से? सीआईडी वाले मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और जिसकी मौत आई है उसे मरना ही पड़ेगा। दिमाग खराब है तेरा? हाँ? मौत के सामने खड़े होकर मौत को धमकी दे रहा तू? धमकी नहीं है ये, हकीकत है हकीकत। ये देख, फ्लाइट के टिकट और वीजा के कागज। आज रात 9 बजे हम लोग अमेरिका भाग जाएंगे। ये फ्लाइट के टिकट और वीजा ये अमेरिका का नहीं है, बड़ी हवेली का है। सोच लो, अगर हम लोग ठीक 9 बजे फ्लाइट में नहीं बैठे और हमने फोन नहीं करा, तुम्हारा एक आदमी वो जहर उस पानी की पाइपलाइन में मिला देगा। अगर हम लोग ठीक 9 बजे फ्लाइट में नहीं बैठे और हमने फोन नहीं करा, तुम्हारा एक आदमी वो जहर उस पानी की पाइपलाइन में मिला देगा। धमकी नहीं है ये, लाखों लोग मारे जाएंगे, कल न्यूज़पेपर में देख लेना। और तुम सीआईडी वाले ही फंसोगे। ये सच कह रहे सर, ये सच कह रहे। इन लोगों के पास वो जहर है जो थोड़ा सा पानी में मिलाने से लाखों लोगों की जान जा सकती है सर। मगर सर ऐसा कोई जहर बना ही नहीं है। ये गलती मुझसे ही हो गई थी, मैंने ही वो जहर बनाया सर।
मगर तुमने वो जहर बनाया क्यों? सर बनाना तो नहीं चाहता था मगर बन गया। लेकिन उसके बाद मैंने वो जहर डिस्ट्रॉय करने की बहुत कोशिश की, लेकिन विलास ने मुझे रोक दिया। विलास ने क्यों रोका आपको? सर क्योंकि विलास चाहता था कि हम उस जहर पर और रिसर्च करें। वो चाहता था कि उसे और मात्रा में बनाकर हम मार्केट में उतारें, लेकिन मैंने ऐसा करने से मना कर दिया सर। तो फिर वो जहर इनके पास पहुंचा कैसे? सर ये लोगों ने वो जहर हमारे लैब से चुराया। ये राम कहानी बंद करो और हमें एयरपोर्ट छोड़ने का इंतजाम करो। 7:15 बज चुके हैं। अब लोगों को बचाने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 45 मिनट ही बाकी हैं। तू यहाँ क्या खड़ा है? जा, फॉर्मूला लेकर आ। जाओ कर, वो फॉर्मूला इन्हें दे दो। अगर फॉर्मूला इनके हाथ लग गया तो ये लोग उसका गलत इस्तेमाल करेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, लाखों लोगों की जान बचाना हमारा फर्ज है। जी सर। और विवेक, तुम यहीं करण के साथ रहो, तब तक मैं इन्हें एयरपोर्ट छोड़ दूं। मगर सर हम इन लोगों पर यकीन कैसे करें? फ्लाइट में बैठने के बाद भी अगर इन लोगों ने उस आदमी को फोन नहीं किया तो वो तो पानी में जहर मिला देगा। यकीन करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। सर वो फॉर्मूला इंस्पेक्टर, ये गन यहां पर रख दो। अब इसकी ना तुम्हें जरूरत है ना हमें। अपनी गन भी रख दो इंस्पेक्टर। चले। ये तू कहाँ ले जा रहा है? एयरपोर्ट जाने का शॉर्टकट है ये। अरे आधा घंटा तो हो गया है, टाइम पर पहुंचेंगे ना? अरे हर्ष तू तो टेंशन क्यों लेता है यार? ये तो सीआईडी की जिम्मेदारी है। फ्लाइट के अंदर तक बैठा के आएगा ये हमें। लेकिन मुझे तो इन सीआईडी वालों के चेहरे पे बिल्कुल भी टेंशन नजर नहीं आ रहा। सीआईडी का बहादुर सिपाही है, ऐसे ही थोड़ी ना टेंशन आएगी इसे। करण जी, आपने उस आदमी को देखा है जो पानी में जहर मिलाने वाला है? नहीं सर। फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि ऐसा एक आदमी है? क्योंकि उपेंद्र ने फोन पे एक आदमी को कहा था तैयार रहना। कितने बजे? यही कोई 6:45 बजे। कितनी देर बात की थी? लगभग 15 सेकंड। हेलो, हाँ देखिए मैं सीआईडी से बात कर रहा हूँ। एक इमरजेंसी है, प्लीज आपकी मदद चाहिए। लाखों लोगों की जान खतरे में है। 6:45 बजे के आसपास उपेंद्र नाम के आदमी ने किसी को फोन किया था और लगभग 15 सेकंड बात की थी। जी जल्दी से पता लगाना है कि उसने किसको फोन किया था और वो आदमी इस वक्त है कहाँ। 8 तो बजा है, अभी तक फोन नहीं आया। फरिश्ते। अरे फरिश्ते तो लोगों को ऊपर लेकर जाते हैं, तू तो आज खुद मौत के मुंह में फंस गया।
मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। जहर मिलाएगा? हाँ? चल। 8 बज गए 8। कहाँ पे घुमा रहा है मैं तू? तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम लोगों को एयरपोर्ट लेके जा रहा हूँ अमेरिका जाने के लिए? हाँ? अब मरेंगे, अब करोड़ों लोग मरेंगे, कोई नहीं बचा सकता हमको मरने से। हर्ष तू फोन लगा अपने आदमी को, बोल उसको अभी जहर मिलाए पाइपलाइन। लगा फोन लगा। अभी तक तो सीआईडी वालों ने तुम्हारे लोगों को पाताल से भी ढूंढ के निकाल लिया होगा। लाखों लोगों को मारेगा तू, लाखों लोगों की जान लेगा तू। हाँ? किसी की जान लेना इतना आसान है? हाँ, मैं हूं सर। मैंने ही धक्का दिया था सुधा को। क्यों? धक्का क्यों दिया सुधा को? सर उसकी जैकेट में जहर वाली बोतल छुपी थी सर, वो मुझे नहीं मिल रही थी इसलिए। वो जहर वाली बोतल सुधा की जैकेट में किसने छुपाई थी? हर्ष ने छुपाई थी सर। सर जैसे मैंने वहां से बोतल चुराई वहां बवाल बच गया सर। अरे अब तो बता दो किसने किया ये? आज तक तो इस कंपनी में कभी चोरी नहीं हुई, अब ये भी शुरू हो गया यहाँ पे। अभी बता देगा तो बच जाएगा, नहीं तो नौकरी जाएगी उसकी। You please start the checking. सभी की तलाशी ली जाने लगी सर। और मैंने वहां पर सुधा की जैकेट देखी। और मैंने वो बोतल सुधा की जैकेट में छुपा दी। और सब कुछ चेक होने के बाद मैंने वो बोतल निकालने की बहुत कोशिश की, पर मुझे मौका ही नहीं मिला और सुधा वहां से चली गई। फिर क्या किया तुम लोगों ने? मैंने सुधा के घर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। हमें किसी भी कीमत पे वो जहर की बोतल चाहिए थी। फिर मुझे पता चला कि सुधा का पति अंधविश्वासी है। और इसी बात का फायदा उठाया तुमने। भोलू को फोन करके बोला कि काम पे मत आओ, और उसका भाई बन के वहां पास वाले फ्लैट में गए काम करने। हाँ? और सुधा के घर में शीशा गिरा दिया। फिर तुम सुधा के घर गए जहां बालकनी में वो कपड़े फैला रही थी। हाँ, उसने वो जैकेट धो दी थी। वो जैकेट को टंगी हुई देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने उस जैकेट को लोने की कोशिश की, तभी सुधा ने मुझे देख लिया। और उसी खींचातानी में तुमने सुधा को धक्का दे दिया। हाँ सर। और विलास को क्यों मारा? विलास को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया था। उसने धमकी दी कि वो सीआईडी को सब कुछ बता देगा, इसलिए उसे भी मारना पड़ा। गुनहगारों को भगवान तो क्या कोई भी माफ नहीं करता। दो बेगुनाह लोगों की जान ली है, कम से कम फांसी होगी, फांसी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।